नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए ग्रामीण परिवेश का हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज ये 10वां मॉक टेस्ट है। इसमें हम लोग 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उनके व्याख्या सहित हल भी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का आज़ादी के पहले या संविधान लागू होने तक जो है क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश जब नाम बदला गया, उसके पश्चात उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन से, ये आपको जो है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं: अकबर अली खान, बनवारी लाल जोशी, आनंदीबेन पटेल, होरमुसजी फिरोज शाह मोदी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, होरमुसजी शाह मोदी। और ये जो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, इससे उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम यानी उत्तर प्रदेश जो है, ये बदलने की प्रक्रिया 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी अब मनाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो लोक सेवा आयोग जो है, राज्य लोक सेवा आयोग जो उत्तर प्रदेश का है, उसका कार्यकाल अगर बढ़ाना है तो कौन उसके लिए जो है उत्तरदायी है या कौन कैपेबल है? तो उसके लिए कैपेबल है उत्तर प्रदेश का विधानमंडल। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों को समझ लेंगे, ये पॉलिटी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों के विस्तार की शक्ति का वर्णन करता है। संसद या जैसा भी मामला हो, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है। अब जो संघ लोक सेवा आयोग या जिसको हम लोक सेवा आयोग कहें, जिसमें दोनों ही आते हैं, उसके कुछ प्राविधान हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 315 की। तो अनुच्छेद 315 क्या कहता है? संघ और भारत के राज्यों हेतु लोक सेवा आयोगों का गठन। अनुच्छेद 316 जो है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति और उनके कार्यकाल का वर्णन करता है। अनुच्छेद 317 यूपीएससी और एसपीएससी दोनों के सदस्य को हटाना और उनको निलंबित करने की प्रक्रिया के बारे में बताता है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों और नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का प्रतिषेध के बारे में बताता है। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन, ये भी कई बार जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 321 हमने जो इस क्वेश्चन में देखा है, ये लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की शक्ति है। अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय के बारे में है। अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट के बारे में वर्णन करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज के गठन के संबंध में प्रावधान है? यानी ये अवधारणा कहाँ पर दी थी कि पंचायती राज का जो है गठन होना चाहिए? तो पंचायती राजों के गठन से संबंधित प्राविधान जो है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 यानी 40 में दिया गया था। अनुच्छेद 40 जो है वो भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान के बारे में उल्लेख करता है। संविधान में स्थानीय सरकार का विषय राज्य सूची में शामिल है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। और अनुच्छेद 40 के अंतर्गत सभी राज्यों की विधानसभाओं को अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय स्वशासन की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाएं। अगला प्रश्न, देश में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? यानी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या है? राजस्थान। सबसे पहले राजस्थान में जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, इससे जुड़े कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। वर्तमान में देश के लगभग सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है।
अब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था एकदम से आया हुआ कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पहले से ही भारत में चल रहा था। तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला डेवलपमेंट जो मेजर आया 1919 में आया। इसमें भारत शासन अधिनियम जो 1919 का है, इसके तहत प्रांतों में दोहरे शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई तथा स्थानीय शासन को हस्तांतरित विषयों की सूची में रखा गया, यानी राज्य भी और केंद्र दोनों ही जो इस पे कानून तब बना सकती थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1957 में योजना आयोग, जो अब नीति आयोग कहा जाता है, द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम 1953 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये 3 स्तर कौन से हैं? पहला स्तर जो है सबसे निचला स्तर ग्राम स्तर है, फिर मध्यवर्ती स्तर है जिसको हम लोग ब्लॉक लेवल या क्षेत्र पंचायत कहते हैं, और उसके ऊपर जो है जिला पंचायत या जिला स्तर कहलाता है। तो 3 जो है स्तरों पर ये व्यवस्था लागू करने के लिए सिफारिश की थी। इसी के क्रम में 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। अब पंचायती राज व्यवस्था के लिए संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं। 1993 में 73वें व 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, जो कि जिला स्तर पर होती है, शामिल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज क्षेत्र के विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में शुरू किया गया था, तो इसका प्रमुख उद्देश्य आपको बताना है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सर्वांगीण विकास करना और जनता की जन सहभागिता को बढ़ावा देना। ए और बी इसमें से दोनों ही ऑप्शन जो है करेक्ट है। ग्रामीण प्रशासन या पंचायती राज व्यवस्था के क्षेत्र में विशेष प्रगति हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में की गई थी। इसकी शुरुआत गांधी जयंती के अवसर पर की गई थी। इसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सर्वांगीण विकास करना और जनता की जन सहभागिता को बढ़ाना। भारत सरकार के सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना के 8 उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। मतलब ये जो है डॉक्यूमेंटेड उद्देश्य हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। पहला, ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, गांव में उत्तरदायी तथा कुशल नेतृत्व का विकास करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर व प्रगतिशील बनाना, ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण करना और दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना, राष्ट्र के भावी नागरिकों के रूप में युवकों के समुचित व्यक्तित्व का विकास करना, ग्रामीण शिक्षकों के हितों को सुरक्षित करना, ग्रामीण समुदाय के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो ये सभी जो है इसमें प्रमुख रूप से शामिल थे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उत्पादित निम्न में से कौन सी नगदी फसल तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा के दोआब में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है? तो यहाँ पर 2 चीज़ों को आपको ध्यान देना है। एक तो आपसे नगदी फसल पूछी गई है और दूसरा सरयू और घाघरा का दोआब क्षेत्र पूछा गया है। तो थोड़ा सा प्रश्न आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन इसके आधार पे ही आपको उत्तर देना है। तो इसमें आप जानते हैं गेहूं नगदी फसल नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। बाजरा भी जो है नहीं हो सकता है। अब आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, गन्ना और पटसन। तो गन्ना अगर देखें तो गंगा यमुना दोआब में उगाया जाता है और साथ में तराई क्षेत्रों में उगाया जाता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में पूछा गया है सरयू और घाघरा का दोआब। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? पटसन या जूट। तो उत्तर प्रदेश में जूट एक रेशेदार फसल है जो तराई क्षेत्र और सरयू और घाघरा के दोआब में उगाई जाती है। गन्ना उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है।
और गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन यह नकदी फसल नहीं है। बाजरा राज्य में एक अनाज की फसल है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कितनी जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान है? तो 1000 की जो है जनसंख्या पर पंचायत क्षेत्र के गठन का प्रावधान उत्तर प्रदेश में किया गया है। 1000 से कम जनसंख्या होने की स्थिति में कई गांवों को सम्मिलित करके पंचायती क्षेत्र का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? तो ग्राम सभा का अगर सदस्य होना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष की है। ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, लेकिन प्रधान और उप प्रधान के चुनाव लड़ने के लिए या बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष की निर्धारित है। उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा का प्रधान बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु निर्धारित है? जस्ट अभी हमने इसका आंसर दिया है पिछले क्वेश्चन में, तो क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो चाहे ग्राम प्रधान या उप प्रधान दोनों की ही बात की जाए, दोनों के लिए ही न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष की निर्धारित है। अगर मतदान के लिए जो न्यूनतम आयु है, यानी अगर आपको ग्राम सभा का सदस्य बनना है जो मतदान कर सकता है, तो उसके लिए 18 वर्ष जो है निर्धारित है, और ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। आगे बढ़ते हैं, ग्राम सभा के प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने दिनों पूर्व सूचना देना अनिवार्य होता है? तो उसको अगर पद से हटाना है तो 15 दिन पहले जो है नोटिस देनी पड़ती है, और सूचना प्रस्ताव पर 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में संभागों की संख्या कितनी है? संभाग से यहाँ पर मतलब होता है मंडल से। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं और कुल 75 जिले हैं। प्रत्येक जिला या जिला कलेक्टर या एक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा शासित होता है। जिले के आगे उपमंडलों में विभाजित किया जाता है जो उप विभागीय मजिस्ट्रेटों द्वारा शासित होते हैं। उपमंडलों को ब्लॉकों में विभाजित किया जाता है जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं शामिल होती हैं। अगला प्रश्न, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी इनमें से कौन सा होता है? तो क्षेत्र पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर है, ब्लॉक या क्षेत्र पंचायत, तो उसमें बीडीओ जो है उसका सबसे बड़ा अधिकारी होता है। ये एक प्रांतीय सेवा का अधिकारी होता है, इसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य में पुनः अर्जुन सहायक परियोजना कब शुरू की गई? यानी अर्जुन सहायक परियोजना जो है पहले एक पुरानी परियोजना है, लेकिन उसकी पुनः शुरुआत की गई अभी हाल ही में, तो वो कब की गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 11 मार्च 2021 को। तो ये जो अर्जुन सहायक परियोजना है ये सबसे पहले केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी, लेकिन ये किसी कारणों जो है बीच में रुक गई थी। तो इसका पुनः शुभारंभ जो है 11 मार्च 2021 को किया गया है। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। 2600 करोड़ रुपए की ये सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर जिलों के 168 गांवों के 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। अगला प्रश्न, मिड डे मील योजना या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल की आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए? रोज होती है या त्रैमासिक होती है, साप्ताहिक होती है या माहवार होती है? तो इसका सही उत्तर है इसकी जांच पड़ताल जो है दैनिक यानी डेली होनी चाहिए। अब आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो ये 15 अगस्त 1995 को भारत सरकार और राज्य के समवेत प्रयासों द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद जो है आरक्षित होने चाहिए? तो संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि का पंजीकरण किस अधिकारी के द्वारा किया जाता था? तो उस समय जो है जो
भूमि पंजीकरण था वो जो है पटवारी के द्वारा। बी ऑप्शन सही हुआ। वो इसी पटवारी को आज की डेट में लेखपाल कहा जाता है, जो वर्तमान लेखपाल का पद है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो ये कई सारे न्यायालयों के नाम दिए हैं, इसमें से अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में राज्य के कार्य करने वाला जो न्यायालय है वो इटावा जिले का न्यायालय है, यानी इटावा जिला न्यायालय। ये उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के उत्कृष्ट न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई थी इस वर्ष, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में वन आवरण सर्वाधिक है? इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा संभावित हैं एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा वन आवरण या फॉरेस्ट कवर कहाँ का है उत्तर प्रदेश में? तो ये सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोनभद्र में है। सोनभद्र में 2436 वर्ग किलोमीटर लगभग है, और सेकंड नंबर पे लखीमपुर खीरी जिला है जहाँ पर 1272 वर्ग किलोमीटर है। इसमें कई सारे और प्रश्न बनते हैं जिसको हम देख सकते हैं। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले 5 जिले, अगर प्रतिशतता में देखेंगे तब भी सोनभद्र टॉप पर है जहां पर 35.29% है। दूसरे नंबर पर चंदौली, तीसरे नंबर पर चित्रकूट है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है प्रतिशतता में भदोही में है। दूसरे नंबर पे मैनपुरी, तीसरे नंबर पे देवरिया। फिर अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले 5 जिले जिसकी हमने प्रश्न में चर्चा की है, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र में है, फिर लखीमपुर खीरी में है, उसके बाद मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिले सबसे कम जो है भदोही में है, प्रतिशतता के मामले में भी और वन क्षेत्रफल के मामले में भी। फिर मऊ, उसके बाद मैनपुरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये है ए ऑप्शन सही, उन्नाव में। उन्नाव में जो है पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम जो है 2015 में बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभयारण्य रख दिया गया था। पहले इसका नाम नवाबगंज पक्षी अभयारण्य था क्योंकि ये उन्नाव के नवाबगंज क्षेत्र में आता है। आगे बढ़ते हैं। ये अभयारण्य प्रवासी पक्षियों की 250 प्रजातियों के लिए संरक्षण प्रदान करता है। इस अभयारण्य में एक हिरण पार्क, वाच टावर और नौकाएं भी हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के औरैया जिला का सबसे प्रमुख उत्पाद क्या है जिसके लिए वो फेमस है और ओडीओपी में भी जो है उसके लिए रजिस्टर्ड है? तो औरैया जिले का जो प्रमुख उत्पाद है वो शुद्ध देसी घी, सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। औरैया जिला उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ उत्पादित घी को अन्य राज्यों जैसे बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदि में बिक्री के लिए भेजा जाता है। 17 सितंबर 1997 को औरैया और बिधुना नामक 2 तहसीलें थीं इटावा जिले की, उनको इटावा जिले से अलग करके औरैया नए जो है जिले का गठन किया गया और औरैया जिला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक क्षेत्र में पिछड़े जिलों में से एक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है? तो इसमें से उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है कजरी, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कजरी उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय गीत है या लोकगीत है। ये अर्धशास्त्रीय गायन की एक शैली है जिसकी उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो भारत की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक राजधानी के रूप में वाराणसी को जाना जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। यहीं पर प्रयागराज भी दिया है, इसको उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। भारत में हिंदू धर्म एवं सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा खनिज समूह उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाया जाता है? तो मिर्ज़ापुर में क्या क्या पाया जाता है? चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। मिर्ज़ापुर जिला उत्तर की ओर भदोही और वाराणसी जिलों से घिरा हुआ। मिर्ज़ापुर अपने कालीनों और पीतल के बर्तनों के उद्योग के लिए भी जाना जाता है। मिर्ज़ापुर जिला विंध्याचल के पवित्र मंदिर और अष्टभुजा के लिए भी प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में पाए जाने वाले खनिज चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर इत्यादि हैं। अगला प्रश्न,
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2020 को की गई थी और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया गया था। इसके साथ ही ई गोपाला ऐप भी लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य नीली क्रांति को सशक्त बनाने और रोजगार का सृजन करना है, मछुआरों की आय को दुगना करना। इसकी अवधि 2020-21 से लेकर 2024-25 तक निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, रफ्तार योजना के वित्तीय निधि में केंद्र व राज्य सरकारों की भागीदारी का अनुपात क्या है? तो इसमें जो है केंद्र और राज्य का जो भागीदारी अनुपात है वो 60:40 है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर विशेष राज्य है कोई तो वहाँ पर 90 भाग जो है केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित होता है, 10% उस राज्य के द्वारा। इस योजना से कारोबारी मॉडलों का विकास होगा जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। तो मित्रों, इस तरह से आज के इस सेगमेंट में हमने 25 प्रश्नों को सॉल्व किया। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।